आज से हम चालू करेंगे स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। देखिए, इस स्कूल की डिटेल स्टडी करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि ये स्कूल फोकस करता है कि लॉ का स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये स्कूल फोकस करता है प्रेजेंट लॉ पे। जो लॉ अभी जैसा है उस पे वैसा ही वो फोकस करेगा। उस लॉ का पास्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या होगा, इस पे किसी भी तरीके से कोई डिस्कशन या कोई फोकस ये स्कूल नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है कि ये जो स्कूल है एनालिसिस को, अवलोकन को टूल की तरह इस्तेमाल करता है, मतलब एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वो समझ सके। इस स्कूल के जूरिस्ट एनालिसिस को हथियार के तौर पे यूज करते हैं ताकि समझ सकें कि लीगल प्रिंसिपल क्या है उस पर्टिकुलर लीगल सिस्टम में, लीगल कॉन्सेप्ट्स क्या है उस पर्टिकुलर लीगल सिस्टम में जिसके आधार पे लॉ बन रहा है प्रेजेंट में। तो ये प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब हम डिटेल स्टडी करें इस स्कूल के बारे में। देखिए, इस स्कूल से रिलेटेड बहुत से जूरिस्ट हुए। हम उनके अप्रोच के बारे में अब डिस्कशन करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के बारे में, देन विल टॉक अबाउट जॉन ऑस्टिन, देन हॉलैंड, देन सैलमन, देन HLA हार्ट्स। इनका अप्रोच किस तरीके से रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम बेंथम के ऊपर। बेंथम के हिसाब से क्या है लॉ? अकॉर्डिंग टू बेंथम, लॉ इज एन असेंबलेज ऑफ साइन and declaration of volition conceived and adopted by sovereign in the state। सिंपल भाषा में समझे, बेंथम ये बोलता है कि लॉ क्या है। सॉवरेन, जो कि एक स्टेट में सॉवरेन बॉडी है, उसका डिसीजन, उसका विल लॉ है। मतलब जो भी सॉवरेन की इच्छा होगी वो उस स्टेट का लॉ होगा और जो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो हर किसी पे बाइंडिंग है, ड्यूटी इम्पोज करता है। अब यहाँ पे बेंथम ने कुछ 8 पॉइंट्स बताए हैं जिसको ध्यान में रखते हुए लॉ को देखा जाता है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? पहला है सोर्स ऑफ लॉ, दूसरा है सब्जेक्ट ऑफ लॉ, तीसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, चौथा है एस्पेक्ट ऑफ लॉ, पांचवा है एक्सटेंशन ऑफ लॉ, है ना, छठवा क्या है सैंक्शन, और सातवां क्या है रेमेडी, और आठवां है एक्सप्रेशन। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जिसके आधार पे हम लॉ को देखते हैं। चलिए इस पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है अबाउट सोर्स ऑफ लॉ। बेंथम के हिसाब से सोर्स ऑफ लॉ क्या है? दैट इज विल ऑफ द सॉवरेन। सॉवरेन की इच्छा ही सोर्स ऑफ लॉ है। जो सॉवरेन ने बोल दिया वही लॉ होगा सोसाइटी के अंदर। दूसरा, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ लॉ। लॉ का सब्जेक्ट क्या है? पर्सन या कोई थिंग, कोई चीज या कोई इंसान लॉ का सब्जेक्ट है। लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है? लॉ का ऑब्जेक्ट है कि वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो कि ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करे। अब वो रेगुलेट कैसे करता है? ड्यूटी इम्पोज करता है, कुछ एक्ट को करने के लिए परमिशन देता है इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो इस तरीके से वो रेगुलेट करता है बाय इम्पोजिंग ड्यूटी, है ना। अब आते हैं हम अबाउट उस पर्टिकुलर लॉ का एस्पेक्ट क्या है। उस पर्टिकुलर लॉ का एस्पेक्ट है डायरेक्टिव एंड सैंक्शनल। कोई भी लॉ डायरेक्टिव कैसे होता है? कोई भी लॉ डायरेक्टिव कैसे होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्कूल के जूरिस्ट है ये बोलते हैं कि लॉ इज अ विल ऑफ अ सॉवरेन। सॉवरेन का वो विल है, तो जो सॉवरेन का विल है वो आपके लिए डायरेक्शन है, आपको करना पड़ेगा। और सैंक्शनल एस्पेक्ट क्या है कि अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी।
तो ये हो गया उसका एस्पेक्ट ऑफ लॉ। अब एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन का मतलब होता है कि वो लॉ कहाँ तक लागू है। जो सॉवरेन लॉ बनाता है और जिस स्टेट का वो सॉवरेन है जिसने लॉ बनाया है, उसका वो लॉ उस पर्टिकुलर स्टेट में लागू होगा जहाँ तक उसका राज है, जहाँ तक उसकी किंगडम है। फॉर एग्जाम्पल भारत में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो वो पूरे 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 भारत में लागू होगा ना, भारत के बाहर तो लागू नहीं होगा। लेकिन उसमें भी पार्लियामेंट कुछ पार्ट्स को छोड़ देता है, बोल के छोड़ता है कि यहाँ पर ये लॉ लागू नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर किसकी इच्छा चल रही है? पार्लियामेंट की। तो ये हुआ एक्सटेंशन। अब आते हैं रेमेडी। हर एक लॉ कोई ना कोई अनुतोष, कोई ना कोई रेमेडी प्रोवाइड करता है ताकि एक सोसाइटी के अंदर में एक विक्टिम को जस्टिस मिल सके और जो बुरी चीज़ें हैं वो कम हो सके या ख़त्म हो सके। और एट लास्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? जब एक लॉ को हम पढ़ते हैं, जब हमें उस लॉ का एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग समझ में आता है तो हम बोलते हैं कि वो लॉ पूरी तरीके से कंप्लीट है, उसको उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लॉ एकदम कंप्लीट है क्योंकि उसका मीनिंग हमको समझ में आ रहा है, उसके पीछे लेजिस्लेटर का क्या इंटेंशन है हमें समझ में आ रहा है। तो जजों को क्या बोला गया है कि जैसा लॉ बना है उसकी वैसी ही मीनिंग का इंटरप्रिटेशन, जो जैसा लॉ बना है उसकी प्रॉपर प्लेन मीनिंग निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स थे जिसके आधार पे बेंथम ने कहा कि लॉ को देखना चाहिए। अब बेंथम एक इंडिविजुअलिस्ट थे। वो ये बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल की फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जितना बॉन्डेज में रखेंगे वो उतना अनहैप्पी होगा। इसलिए वो एक इकोनॉमिक की एक थ्योरी है लेजिस्फेयर, उसको बहुत सपोर्ट करते थे। लेजिस्फेयर एक थ्योरी है, उस थ्योरी के हिसाब से स्टेट का जो हस्तक्षेप है इंडिविजुअल के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कम होना चाहिए। मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, ये थ्योरी बोलता है। तो यहाँ पर वो सपोर्ट क्यों किए? क्योंकि उन्होंने देखा कि हाँ इंडिविजुअल को फ्रीडम मिल रहा है, बॉन्डेज हट रहा है, फ्रीडम मिल रहा है, तो उन्होंने सपोर्ट किया और बोला कि अगर कोई लॉ सही है तो उसका पर्पस ये होना चाहिए कि वो सोसाइटी के अंदर में खुशियाँ बांटे और पेन को कम करे। तो यहाँ से अब चालू होता है थ्योरी जो कि बेंथम ने दी है, दैट इज यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब आप एक ऐसा लॉ बनाओ जो कि सोसाइटी में मैक्सिमम नंबर को हैप्पीनेस दे और मिनिमम नंबर को पेन दे। मतलब ऐसा लॉ जो मैक्सिमम हैप्पीनेस फैलाता है और पेन बहुत कम फैलाता है, ऐसा लॉ बहुत सही है अकॉर्डिंग टू बेंथम। तो लॉ कैसा बनना चाहिए? जो खुशियाँ फैलाए और पेन को अवॉइड करे, कम करे। अब यहाँ पर आप बेंथम ने एक और चीज़ बोली कि अगर कोई लॉ 4 गोल को पूरा करता है तो वो हैप्पीनेस को फैलाएगा। पहला गोल है सबसिस्टेंस, मतलब जीवन निर्वाह। दूसरा गोल है अबंडेंस, मतलब इतना अतिरिक्त मात्रा में कोई भी सोर्स होना चाहिए ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से इक्वली हो सके। तीसरा पॉइंट क्या है? इक्वालिटी, समानता। चौथा पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी, सुरक्षा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर एक आदमी को सोसाइटी में जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, जितनी मात्रा में ज़रूरत है, उसको मिल जाए तो खुश रहेगा। दूसरा पॉइंट एबंडेंस, दैट इज़ कि आपको मतलब सोसाइटी में इतना अतिरिक्त सोर्सेस होना चाहिए कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली अच्छी तरीके से हो सके। तीसरा पॉइंट इक्वालिटी। अब इक्वालिटी में क्या आता है कि सबको स्टेटस और अपॉर्चुनिटी इक्वली मिले। सोसाइटी में जितने इंडिविजुअल रहते हैं उनका स्टेटस इक्वल हो, उनको अपॉर्चुनिटी इक्वली मिले। सिक्योरिटी पे बेंथम ने बहुत फोकस किया है क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर में हर एक इंडिविजुअल के ऑनर, डिग्निटी और उसके प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना भी एक लेजिस्लेटर की ड्यूटी होती है।
इसलिए वो ऐसा लॉ बनाए जिससे कि एक इंडिविजुअल की ऑनर की, उसकी डिग्निटी की, उसके प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो सके। तो ये 4 गोल जब कोई लॉ सेटिस्फाई करता है तो वो खुशियाँ फैलाता है और पेन को कम करता है। ये तो मैंने बात की बैंथम की। बैंथम बहुत बिलीव करते थे रिफॉर्म पे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए। उस प्रिंसिपल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ताकि रिफॉर्म आए, इस बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया। तो बैंथम एक बहुत अच्छा अप्रोच रखते थे सोसाइटी को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जॉन ऑस्टिन क्या अप्रोच रखते थे लॉ को लेकर। देखिए, जॉन ऑस्टिन को हम फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, वो फादर हैं। जॉन ऑस्टिन ने लॉ का डेफिनेशन जो दिया है वो ये है। जॉन ऑस्टिन बोलते हैं लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। उनके हिसाब से लॉ में 4 एलिमेंट होने चाहिए। पहला एलिमेंट है सॉवरेन, दूसरा एलिमेंट है कमांड, तीसरा एलिमेंट है ड्यूटी, चौथा एलिमेंट है सैंक्शन। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। सॉवरेन जो मैंने पहला एलिमेंट बताया, उसका मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडी जो कि सोसाइटी के अंदर में पॉलिटिकली सुपीरियर है और वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है ताकि एक पर्टिकुलर सोसाइटी को गवर्न करे, ह्यूमन कंडक्ट को गवर्न किया जा सके। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको फॉलो कौन करता है? जो कि उस सोसाइटी में पॉलिटिकली इंफीरियर है। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ सॉवरेन, एक ऐसी बॉडी जो पॉलिटिकली सुपीरियर है एक सोसाइटी के अंदर। दूसरा कमांड, जब ये जो पॉलिटिकली सुपीरियर बॉडी है दैट इज सॉवरेन कोई कमांड देती है, कोई निर्देश देती है, कमांड का मतलब निर्देश देती है, ठीक है, तो लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट ड्यूटी, दायित्व। जब सॉवरेन कमांड के जरिए दायित्व को इम्पोज करता है सोसाइटी में रहने वाले लोगों के ऊपर में, ताकि उनको उनके कंडक्ट को रेगुलेट कर सके, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट पूरी तरीके से फुलफिल होता है कि लॉ के अंदर में एलिमेंट होना चाहिए ड्यूटी इम्पोज करने वाली। फिर आखिरी में सैंक्शन। भाई, अगर कोई लॉ बना दिया गया है, अब उसको फॉलो नहीं करोगे तो वो लॉ के अंदर में ये भी प्रावधान होता है कि आपको दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। सैंक्शन मतलब दंड, पनिशमेंट। तो ये 4 जब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो लॉ कहलाता है अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन। अब ये जो लॉ है इसी को वो पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। पॉजिटिव लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सॉवरेन आपको कमांड दे रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये नहीं करोगे, अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं इस लॉ को पॉजिटिव लॉ, जहाँ पर सॉवरेन डायरेक्शन देता है यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू विल गेट पनिशमेंट। अब आगे बढ़ते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है लॉ को। पहला, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड का मतलब ऐसे लॉज जिसको जॉन ऑस्टिन लॉ मानते हैं। अब लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड में कैसे लॉ आते हैं? ऐसे लॉ जो इंसान ने इंसान के लिए बनाए हैं और जिनमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉवरेन, कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन। जब ये 4 एलिमेंट किसी लॉ में प्रेजेंट है तो उन्होंने उसको बोल दिया लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। और ये जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है यही है सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का विषय वस्तु यही है, ऐसा लॉ जिसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब दूसरा जो उन्होंने बोला लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। अब जो लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है उसमें इन्होंने इंक्लूड किया ऐसे लॉ जो कि फैशन में है, जो कि ओपिनियन फॉर्म में है। किसका ओपिनियन है? जूरिस्ट का। अब ये जो ओपिनियन है इसमें बहुत सारी चीज प्रेजेंट नहीं है जो जॉन ऑस्टिन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि एक लॉ में सॉवरेन एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए। लेकिन ओपिनियन में सब कहाँ होता है?
ना वो सॉवरेन ने दिया है, ना वो कमांड है, ना उससे कोई ड्यूटी इम्पोज हो रही है, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, और नहीं मानोगे तो उस पर कोई सैंक्शन भी नहीं है। तो इसीलिए जॉन ऑस्टिन ने उस लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड को लॉ माना ही नहीं है, क्योंकि उसमें सब एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जो है, शायद लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है, ये सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ज्यूरिस्प्रूडेंस का विषय वस्तु भी ये नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम हॉलैंड के बारे में। हॉलैंड क्या बोलता है? हॉलैंड बोलता है दैट लॉ क्या है भाई, वो भी बोलता है पॉजिटिव है। मतलब लॉ का उन्होंने डेफिनेशन दिया है कि जो सॉवरेन बनाएगा और लोगों पे इम्पोज करेगा वो लॉ है। अब वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के डेफिनेशन कैसे देते हैं? हॉलैंड बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स jurisprudence concerned with the formal science of positive law। मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या होता है। ऐसे लॉ जिसमें 4 एलिमेंट प्रेजेंट हो, सॉवरेन, कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन। जब ये 4 एलिमेंट किसी लॉ में प्रेजेंट होते हैं तो पॉजिटिव लॉ होता है। अब उस पॉजिटिव लॉ को बनाने के पीछे जो भी लीगल प्रिंसिपल हैं, जो भी लीगल कॉन्सेप्ट हैं, उसका प्रॉपरली एनालिसिस करना इस फॉर्मल साइंस। ठीक है भाई, एक ज्यूरिस्ट जब किसी लीगल प्रिंसिपल को स्टडी करता है जो लॉ बनाने में सहायक है, लीगल कॉन्सेप्ट को करता है, उस लॉ के प्रॉपर कंटेंट को करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सेलमेंट की। अब जो सेलमेंट है वो ये बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न्ड विथ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। हिंदी में इसका हिंदी में मीनिंग समझते हैं, ऐसे सिद्धांत जिस पे आधारित है पूरे सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब व्यवहारिक विधि, मतलब ऐसे लॉ जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर लैंड पे लागू हैं। लॉ ऑफ द लैंड इज कॉल्ड सिविल लॉ। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में ज्यूरिस्ट का क्या काम है अकॉर्डिंग टू सेलमेंट? ज्यूरिस्ट जितने भी प्रिंसिपल हुए हैं लॉ के, जो कि लॉ का आधार बने हैं बनने का, उसको प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, लीगल कॉन्सेप्ट्स को एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू सेलमेंट। अब क्या है कि सेलमेंट इस बात पे भी फोकस करते हैं कि लॉ कैसे बनना चाहिए और लॉ का एनफोर्समेंट कैसा होना चाहिए, इस पे भी वो बहुत फोकस करते हैं। तो ये कहते हैं वो कि लॉ का एनफोर्स कौन करता है? लॉ का एनफोर्स करता है कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स। तो ये सेलमेंट ने कहा। अब आते हैं, हम बात करते हैं HLA हार्ट्स की। उनके हिसाब से लॉ इज अ सिस्टम ऑफ 2 रूल्स, द यूनियन ऑफ विच प्रोवाइड्स की टू द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सिंपल भाषा में समझे, HLA हार्ट्स बोलते हैं कि जो लॉ है वो यूनियन है 2 रूल्स का, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल, जिससे लॉ का जन्म होता है। और ये पर्टिकुलर चीज सब्जेक्ट मैटर है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। अब यहाँ पर भाई HLA हार्ट्स ने बोल तो दिया प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल का यूनियन होने से लॉ का जन्म होता है। अब भाई ये प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल है क्या? प्राइमरी रूल का मतलब होता है ऐसा रूल जो कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, जो कि बहुत पॉपुलर है बट अनऑफिशियल है, जो ड्यूटी इम्पोज करता है, जो क्या करता है? ड्यूटी इम्पोज करता है, ऐसे रूल्स। अब ऐसे रूल्स में डिफेक्ट बहुत होते हैं। कैसे डिफेक्ट? अनसर्टेन होता है, इनइफेक्टिव होता है। अब यहाँ पर रोल आता है सेकेंडरी रूल का। अब सेकेंडरी जो रूल है वो पावर कन्फर करता है किसको? लेजिस्लेटर को। ऐसे रूल जो पावर दें लेजिस्लेटर को ताकि पॉलिसीज में वो चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की आवश्यकता के अनुसार वो सोसाइटी पॉलिसीज में चेंज कर सके, और जो प्राइमरी रूल है उसके डिफेक्ट को ख़त्म कर सके। तो अब क्या हुआ, जब प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल साथ आते हैं तो लॉ का जन्म होता है। ये HLA हार्ट्स कहते हैं। देखिए मैंने डिफरेंट अप्रोच बताया आपको
किस तरीके से जूरिस्ट लोगों ने डिफरेंट अप्रोच दिया है, इसको आप और भी डिटेल में पढ़ें और समझें, ठीक है। और जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, इसको हम इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं, है ना, पॉजिटिव लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने एक समरी वे में और यू कैन से दैट अच्छी तरीके से हमने ये समझा कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। आगे चल के मैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें और आगे चल के आपको मालूम चले कि जूरिस्प्रूडेंस का जो विस्तार है वो किस तरीके से हो रहा है। और ये एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आप जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज अच्छा रखते हैं तो आप बहुत हद तक लॉ के फील्ड में बहुत चीज़ों को लेकर टेक्निकली सही होंगे और आप रीजनेबल होंगे। So thank you so much for listening me.